ये सेकंड और लास्ट पार्ट है। फोर है इसमें। और मार्केटिंग मैनेजमेंट अपना सब्जेक्ट है। सेकेंड सेमेस्टर, सेकेंड ईयर बीकॉम का, यानी फोर्थ सेमेस्टर हुआ ये। व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लोइटेशन। ये पूरा हिस्सा अपना कंज्यूमर एक्सप्लोइटेशन के बारे में, कि कंज्यूमर को किस तरह से एक्सप्लोइट किया जाता है ट्रेडर्स या तो मैन्युफैक्चरर के द्वारा। और व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, दो क्वेश्चन इससे। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड वेज ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लोइटेशन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स जो कंज्यूमर को एक्सप्लोइट करते हैं बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ देयर पुअर नॉलेज एंड अर्जेंट और बेसिक नीड फॉर द प्रोडक्ट। कई बार प्रोडक्ट की ज़रूरत ज़्यादा होती है, कस्टमर अपनी गरज से वहाँ पे जाता है, तो उस वक्त जो प्रोड्यूसर या तो ट्रेडर है वो उसको चीट करने का मकसद रखते हैं। दे एक्सप्लोइट कंज्यूमर्स बाय एथिकल, अनएथिकल और अनफेयर प्रैक्टिसेस। अब अनएथिकल प्रैक्टिस का मतलब क्या, कि जिसमें समाज विरोधी जो हो ने उसको अपने अनएथिकल बोलेंगे। सो देर इज अनफेयर प्रैक्टिस, यानी जिसको अपने ऐसा मानते हैं कि ऐसी तरह से, इस तरह से कंज्यूमर को किसी भी को भी ट्रीट नहीं करना चाहिए। सो देर इज अ नीड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। दिस हैज गिवन राइज टू द नीड्स ऑफ कंज्यूमरिज्म। अब कंज्यूमरिज्म क्या है? कंज्यूमरिज्म यानी ग्राहक लक्षिता, ग्राहक को सेंटर में रख के, यानी कंज्यूमर को सेंटर में रख के कोई भी डिसीजन लिया जाए। कंज्यूमरिज्म इज एन ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट विच ट्राई टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, जिसमें कंज्यूमर के फायदे के बारे में बात की जाती है, कंज्यूमर के राइट्स के बारे में बात की जाती है। ये इंडिविजुअल भी कर सकता है या इंस्टीट्यूशंस भी कर सकते हैं अगेंस्ट इररिस्पॉन्सिबल। लेकिन किसके खिलाफ जाना है? अगर कोई बिजनेस फर्म इररिस्पॉन्सिबल यानी बिन जवाबदारी से अनएथिकल या तो अनफेयर प्रैक्टिसेस करे, पब्लिक हो या तो प्राइवेट सेक्टर हो, कोई भी हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमरिज्म बोलेंगे। द मूवमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन has taken place in number of countries. These countries have passed various laws to protect the rights and interest of consumers. तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके ढूंढे गए हैं। तब देखो कंज्यूमर का एक्सप्लोइटेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो ऐसी प्राइस फिक्स करना कि जो प्रोडक्शन या तो मार्केटिंग के खर्चे से बहुत ज़्यादा ऊपर हो, जिसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, जिसको तुम साबित नहीं कर पा रहे हो कि ये प्राइस हम क्यों रख रहे हैं। ऑफरिंग फॉल्स डिस्काउंट आफ्टर रेजिंग द प्राइस, झूठ मूठ का डिस्काउंट दिया जाए लेकिन पहले प्राइस ऑलरेडी बढ़ा दी जाए। सेम प्राइस या तो हायर प्राइस चार्ज की जाए लेकिन क्वालिटी खराब कर दिया है। फिर उसके बाद में फॉल्स प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट को घटिया बनाए बता के, हमारी प्रोडक्ट उनसे अच्छी ऐसा बता के हम प्रोडक्ट को बेचें। एंड टू सेल सच प्रोडक्ट्स विच आर हजार्डस और हार्मफुल टू हेल्थ। हजार्डस यानी डेंजरस, हानिकारक। लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ कंज्यूमर यानी हेल्थ, लाइफ और प्रॉपर्टी सबको नुकसान देने वाली प्रोडक्ट मार्केटिंग करके सिर्फ बेची जाए। टू सप्रेस और हाइड द मटेरियल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड्स और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट, छुपाया जाए। क्वालिटी को छुपाया जाए, प्योरिटी यानी शुद्धता को छुपाया जाए, स्टैंडर्ड्स उसको कैसे बनाया गया है, प्रोडक्ट क्या परफॉर्म करेगी वो छुपाया जाए। फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, जिसमें गलत क्लेम यानी दावे किए जाते हैं। रिडक्शन इन कंपटीशन बाय प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स एग्रीमेंट विच रिड्यूसेस प्रोडक्ट ऑल्टरनेटिव्स फॉर कंज्यूमर्स। कंपटीशन कम किया जाए अंदर अंदर एग्रीमेंट करके, चार पांच फर्म अंदर एग्रीमेंट करे कि मार्केट से कंपटीशन खत्म करनी है, और वो लोग क्या करेंगे, फिर कंज्यूमर के पास से अपनी मर्जी के हिसाब से प्राइस चार्ज करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है कि एग्रीमेंट बाय ट्रेडर नॉट टू सेल द प्रोडक्ट्स ऑफ एनी अदर कंपनी एक्सेप्ट वन कंपनी, किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते आप, ऐसा अगर बोला जाए तो। ना कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज नेसेसरी बट टू मच प्रोटेक्शन इज नॉट एडवाइजेबल। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इससे कॉस्ट बढ़ती है, और ये कॉस्ट अल्टीमेटली कौन बेयर करेगा? कंज्यूमर बेयर करेगा। तो इस कॉस्ट में सबसे पहले इकोनॉमिक कॉस्ट आती है, कि अगर
कस्टमर कोई लीगल एक्शन लेता है, तो लीगल एक्शन लेता है तो उसके सामने डिफेंड करने के लिए बिज़नेस को खुद भी उसको डिफेंड करना पड़ेगा कोर्ट में जाके, तो इसका पैसा होता है। और सेफ्टी डिवाइस मैन्युफैक्चर करने पड़ते हैं, जैसे सेफ्टी बेल्ट, पोल्यूशन कंट्रोल करने के डिवाइसेस, बिल्ट इन सेफ्टी मेजर्स। और जो बर्डन है, ये कॉस्ट की अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास जाती है, क्योंकि इससे प्राइसेस बढ़ जाती है। फिर सोशल कॉस्ट, द सोशल कॉस्ट आर मोर सीवियर, ये ज़्यादा तकलीफ देने वाली, ज़्यादा परेशान करने वाली होती है। दे आर एज फॉलोज: लॉस ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस टू द बायर्स, यानी बायर को कोई फ्रीडम नहीं दी जाती, कोई सिलेक्शन का कुछ भी नहीं दिया जाता उनको। इंक्रीज, क्योंकि होता क्या है कि अगर 10-12 फॉर्म्स है, उसमें से 7-8 फॉर्म्स अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन को नहीं अपना रही है, तो उसके खिलाफ में एक्शंस लिए जाएंगे। तो बचने वाली जो फॉर्म्स है, उसके पास कंज्यूमर जाएंगे। अब कंज्यूमर के पास अब सिलेक्शन बहुत कम बचता है। इंक्रीज इन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज, हैरेसमेंट यानी परेशान करेंगे गवर्नमेंट वाले। टू मच प्रोटेक्शन डिस्करेजेस इनोवेशन, और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन कंज्यूमर को दिया गया तो इससे क्या नई चीज़ें ला ही नहीं सकते अपने। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जब रिसोर्स को हम एक जगह पे यूज़ करेंगे तो वो रिसोर्स दूसरे पर्पस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। टू मच प्रोटेक्शन रिजल्ट्स इनटू डाइवर्जन ऑफ अटेंशन एंड रिसोर्सेज फ्रॉम सोशल प्रॉब्लम्स, यानी तुम ध्यान बटा रहे हो, किसी दूसरी जगह पे लगा रहे हो, क्योंकि तुम अपने पैसों को दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करते जा रहे हो। सो द अदर सोशल प्रॉब्लम्स आर निगलेक्टेड, मतलब कि दूसरे प्रॉब्लम्स को हम ध्यान में ही नहीं रखते। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन कैसे किया जाता है, और कंज्यूमर के एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उसको प्रोटेक्ट किया जाए तो इसके कॉस्ट कितने होते हैं उसके बारे में। अब ये कंज्यूमरिज्म, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंज्यूमरिज्म एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमरिज्म इज अ मूवमेंट टू इन्फॉर्म कंज्यूमर, और साथ में लिखा है टू प्रोटेक्ट देम, दोनों चीज़ आएगी, इन्फॉर्म भी करना और प्रोटेक्ट भी करना। किससे? तो बिजनेस मैल प्रैक्टिसेस, यानी बिजनेस के धोखे से उनको बचाना। दिस मूवमेंट ट्राई टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम फॉलोइंग मार्क प्रैक्टिसेस, किस में से बचाएंगे? एक तो इन्फीरियर या तो डेंजरस गुड्स से, अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, अनफेयर यानी गलत बिजनेस चला जाए, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट किया जाए, क्रिएटिंग आर्टिफिशियल शॉर्टेज एंड चार्जिंग हायर प्राइसेस, जानबूझ के मार्केट में गुड्स हो लेकिन भेजे ना जाए और ज़्यादा प्राइस चार्ज की जाए, एडल्टरेशन इन प्रोडक्ट्स यानी प्रोडक्ट में मिलावट की जाए, अंडर मेजरमेंट एंड अंडर वेइंग, कम तोला जाए या कम नापा जाए, डिले इन डिलीवरी ऑफ गुड्स प्रोडक्ट्स इन स्पाइट ऑफ प्रॉमिस टू डिलीवर इमीडिएटली, अब भी कभी डिलीवर करेंगे ऐसा बोला, लेकिन 4-4 5-5 दिन तक वो चीज़ आप तक नहीं पहुँचे। एंड नो आफ्टर सेल्स सर्विस, प्रॉमिस दी जाए लेकिन फिर भी बाद में सर्विस ना दे। तो इन सब से बचाना, और साथ में टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखें। तो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, द गवर्नमेंट हैज़ पास सर्टेन लेजिस्लेशंस, लेजिस्लेशन यानी कानून बनाए गए, जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ऑलमोस्ट समझो 50 अलग अलग कानून बनाए गए होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो मोस्ट पावरफुल लेजिस्लेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बोला जाता है, जो 1986 के अंदर बताया गया, जो विच प्रोवाइड्स इफेक्टिव प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर्स अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनसेटिस्फैक्टरी सर्विस एंड डिफेक्टिव गुड्स, तीन चीज़ों से बचाना। डिफेक्टिव गुड्स उससे भी बचाया जाए, अनसेटिस्फैक्टरी सर्विस बराबर ना मिले उससे भी। अंडर दिस एक्ट गवर्नमेंट हैज़ सेट अप स्पेशल फोरम्स, यानी कुछ अथॉरिटीज़ बनाई है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर और सेंट्रल लेवल के ऊपर, जो कंज्यूमर की कंप्लेंट को सुनती है और उनका रिजोल्यूशन यानी उनका सॉल्यूशन लाने की ट्राई करती है। अगर ज़रूरत पड़े तो ये फोरम्स कंपेल, कंपेल यानी उनको फोर्स करती है प्रोड्यूसर्स को या तो ट्रेडर्स को, कि वो कंज्यूमर को, यानी एग्रीव्ड का मतलब जिसको परेशानी हुई हो ना, उस कस्टमर को एग्रीव्ड कंज्यूमर बोला जाता है। तो उन कस्टमर को बताया जाए, बचाया जाए इनसे, और उनको रिफंड दिया जाए या तो कॉम्पनसेशन दिया जाए।
इसमें नेशनल कमीशन है जो एपेक्स कोर्ट यानी सबसे टॉप पे आता है। फिर स्टेट कमीशन वो हर स्टेट में होता है। और डिस्ट्रिक्ट फोरम डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जनवरी 1999 के हिसाब से 543 डिस्ट्रिक्ट फोरम थे। एट प्रेजेंट द मीडिया इज गिविंग कवरेज टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी जो न्यूज़पेपर वाले हैं या फिर टीवी चैनल्स वाले वो भी इनको कवरेज देते हैं, यानी वो भी इस बात को इम्पोर्टेंस देते हैं। AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन आर ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम्स लाइक लोक समस्यानी संसद एंड जनवाणी। ये सब कार्यक्रम है, प्रोग्राम्स है जो बनाए जाते हैं कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए और कंज्यूमर को अवेयरनेस फैलाने के लिए कंज्यूमर के बीच में। अब डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर सेक्शन 2D के अंदर बताया गया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में लिखा गया कि कंज्यूमर कौन, कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज द गुड्स फॉर कंसिडरेशन। वो गुड्स खरीदता है। फॉर कंसिडरेशन का मतलब किसी चीज़ के बदले में उसके सामने। एंड हु हायर्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विस, जो कोई सर्विस को हायर करता है। हायर करना मतलब कोई सर्विस को खरीदता है, भाड़े से लेता है। हु यूजेस गुड्स विद द अप्रूवल ऑफ बायर फॉर कंसिडरेशन। इसमें कौन, जैसे मैंने खरीदी, वो गुड्स को मैंने खरीदा लेकिन यूज़ कोई दूसरा कर रहा है और मेरी परमिशन से यूज़ कर रहा है, तो वो भी कंज्यूमर हुआ। विच हु इज बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज विद द अप्रूवल ऑफ हायरर फॉर कंसिडरेशन। अगर कोई सर्विस है तो सर्विस को गेन करने वाला, सर्विस को हासिल करने वाला, बाहर से लेने वाला भी इंसान कंज्यूमर बोला जाता है। तो कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न, कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है, जो 1872 इतना पुराना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। द कंसिडरेशन में बी पेड और प्रॉमिस टू पे। प्रॉमिस्ड अब भी के अभी पे करें, या तो प्रॉमिस के कल पे करेंगे या तो बाद में पे करेंगे। पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस, आधा अभी पे किया बाकी का बाद में पे करेंगे। और पेड अंदर द डिफर्ड पेमेंट सिस्टम, यानी इंस्टॉलमेंट से अगर पे करें उसको डिफर्ड पेमेंट बोलते हैं। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो सबसे पहले तो कोई भी गलत चीज़ों का मार्केटिंग ना हो पाए, हजारदस गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केटिंग ना हो पाए, डेंजरस गुड्स का मार्केटिंग ना हो पाए। कंज्यूमर को पूरा हक बनता है, ये राइट से कंज्यूमर के पूरा हक बनता है कि उसको क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, पोटेंसी यानी कितनी लायकात है उस चीज़ की, और प्योरिटी क्या है, स्टैंडर्ड यानी क्या स्टैंडर्ड से बनाया गया, उसको प्राइस क्या है उसकी, ये सब जानकारी लेने की उसको हक मिलता है ये। एंड द राइट टू बी अश्योर्ड कि जो भी गुड्स या तो सर्विस उसने खरीदी है वो कॉम्पिटिटिव प्राइस पे खरीदी हो, यानी गुड्स एंड सर्विस को खरीदने के लिए हमने जो प्राइस दी है वो बराबर है। द राइट टू बी हर्ड और टू बी अश्योर्ड, यानी हमारा हक बनता है कि हमको सुना जाए और हमको बाद में हमारी, अगर हमसे कोई, हमारे साथ कोई धोखा हुआ तो इसके बारे में हमको गारंटी मिलनी चाहिए कि उसके सामने कोई ना कोई स्टेप्स लिए जाएंगे। दिस विल इंश्योर दैट द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट विल रिसीव फुल कंसिडरेशन एट वेरियस फोरम्स। तो हर जगह पे तुमको सुना जाएगा, ये देखा जाता है। एंड द राइट टू गेट सेटलमेंट अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, restrictive trade practices, unscrupulous exploitation of consumer। अनस्क्रैपुलस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, यानी कंज्यूमर के साथ में कोई भी अगर धोखा किया जाए तो उसके सामने सेटलमेंट मिले। कंज्यूमर को एजुकेट किया जाए, यानी कंज्यूमर को हर जानकारी दी जाए जो प्रोडक्ट के बारे में उसको जाननी चाहिए। टू enlarge the scope of the act so as to enable the consumer to file class action complaint and to file complaint again relating to restrictive trade practices। अब ये जो क्लास एक्शन है ना, उसका मतलब होता है कि एक जैसी कंप्लेन अगर बहुत सारे कस्टमर्स की हो तो वो सब मिलके एक ही कंप्लेन करेंगे तो इसको क्लास एक्शन बोला जाता है। और कंप्लेन फाइल करना है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, यानी कोई भी चीज़ में किसी को चीट करने के मकसद से अगर कोई चीज़ बेचने के तरीके अपनाए जाते हो तो उसको रोका जाए। टू एनेबल द कंज्यूमर्स हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड to file complaint before the redressal agency where goods bought by them exclusively for earning their livelihood suffer from any defect। अब मैं कोई बिजनेस करने के लिए कोई चीज़ खरीद रहा हूँ, जैसे कि समझो कि मैंने ट्रक्स खरीदी
ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस के लिए। और अब मेरी पूरी की पूरी जो लिवलीहुड यानी जो कमाने का साधन है वही वो ट्रक्स है। और ये ट्रक्स में से अगर 2-3 ट्रक डिफेक्टिव निकले तो फिर मेरा कमाने का जो है वो पूरा का पूरा ठप हो जाएगा। तो इसके सामने भी हमको, इस डिफेक्ट के सामने भी हमको प्रोटेक्शन दिया जाता है। फिर बाद में लिखा है टू ऐड सर्विसेज रिलेटिंग टू हाउसिंग कंस्ट्रक्शन। इसमें घर भी बराबर से बना के देना कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए कंपलसरी बनाया गया है। टू एनेबल फाइलिंग टू ऑफ क्लास कंप्लेन ऑन बिहाफ ऑफ द ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। एक नहीं, बहुत सारे कस्टमर्स की अगर सेम कंप्लेन हो तो उसके सामने अपने कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं प्रोड्यूसर के सामने। टू प्रोवाइड फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ सिलेक्शन कमिटीज फॉर द सिलेक्शन ऑफ नॉन जुडिशियल मेंबर्स ऑफ वेरियस रिड्रेसल एजेंसी। यानी इसमें सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है, क्योंकि मेंबर जो है ना, जैसे डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट कमीशन है, या उसके बाद में सेंट्रल कमीशन है, इन सब के मेंबर्स कौन होंगे ना, उसके लिए सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है। वो सिलेक्शन कमेटी बनाना भी इसमें आ जाता है। टू प्रोवाइड, यहाँ रिड्रेसल लिखा है, बार बार वर्ड आता है ये रिड्रेसल। रिड्रेसल का मतलब सॉल्यूशन, कि अगर आपका प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को रिड्रेस करना यानी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। टू इंक्रीज द मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम। जुरिस्डिक्शन यानी कानूनी दायरा, उसको फैलाना स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन का। टू प्रोवाइड एडिशनल पावर टू द रिड्रेसल एजेंसीज, उनको कोर्ट जैसा पावर दिया गया है। टू इम्पोज पनिशमेंट ऑन कंप्लेंट इन केस ऑफ फ्रिव्यूलस सिली कंप्लेंट। ये भी है कि अगर आप बेकार की कंप्लेंट्स करो तो पनिशमेंट होगी आपको। यानी कंज्यूमर अगर बेकार की कंप्लेंट करे, मंग घरन कोई भी कंप्लेन कर दे, तो इसके सामने कंज्यूमर को भी पनिशमेंट लिखी है। एंड टू प्रोवाइड फ्रॉम अ लिमिटेशन पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर फाइलिंग कंप्लेन। और आपको अगर कोई परेशानी हुई है तो 1 साल के अंदर आपको कंप्लेन करनी पड़े, 1 साल के बाद आपको कंप्लेन नहीं कर सकते। अब एक्सटेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये आपको एक एडिशनल रेमेडी देता है। रेमेडी यानी बचाव, बिकॉज बचाना आपको, बिकॉज बिसाइड दोज विच मे बी अवेलेबल अंडर अदर एग्जिस्टिंग लॉज। दूसरे कानून तो थे ज, लेकिन ये कानून एक एक्स्ट्रा है। कंज्यूमर फोरम अंडर द एक्ट हैव नॉट टेकन ओवर द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। याद रखो, ये कंज्यूमर फोरम कोर्ट नहीं है, लेकिन कोर्ट की तरह से काम कर सकता है। इफ द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज इज पेंडिंग इन द सिविल कोर्ट, नो कंज्यूमर फोरम विल एजुडिकेट द डिस्प्यूट। यानी दो कस्टमर और ट्रेडर के बीच में अगर डिस्प्यूट ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है तो फोरम कोर्ट के ऊपर जाके फैसला नहीं सुना सकता। एंड इफ द एविडेंस टू बी लेड बाय द पार्टीज टू बी द डिस्प्यूट इज फोल्ड, यानी फॉल्स अगर हो ना, तो फॉल्स पार्टीज विल बी रिटर्न टू द अप्रोप्रिएट सिविल कोर्ट। तो अगर एविडेंस गलत हो ना तो वो फिर सिविल कोर्ट में केस जाने देंगे। यानी अगर आपने डिस्ट्रिक्ट फोरम में कोर्ट केस किया और पता चला कि आपने रॉन्ग एविडेंस प्रोड्यूस किए हैं, तो फिर आपके ऊपर केस दाखिल किया जाएगा मेन कोर्ट के अंदर। अब ये आपका 6th क्वेश्चन है। अब यहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला पॉइंट खत्म होता है। अब इसके बाद यहाँ पॉइंट शुरू होता है, डिस्कस द मेन कंपोनेंट्स ऑफ रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल मार्केट। अब रूरल मार्केट यानी गांव का जो बाजार होता है, वो हम ऐसा मान सकते हैं कि साइज और डिमांड में इंडियन रूरल मार्केट बहुत बड़ा है। 70% कंज्यूमर के कस्टमर्स, सॉरी कंट्री के कंज्यूमर्स रूरल मार्केट के अंदर है, और मोर देन 50% नेशनल इनकम आपको गांव से मिलती है। सो रूरल मार्केट ऑफर्स ग्रेट अपॉर्चुनिटीज टू मार्केटर्स। तो मार्केटर्स के सामने बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है। तो हम यहाँ पे दो बातें देखते हैं, दो चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। दो कंपोनेंट है, दो हिस्से हैं इसके, टू मेन कंपोनेंट्स यानी दो हिस्से इसके। एक तो रूरल कंज्यूमर और रूरल डिमांड। देर इज नथिंग लाइक a typical rural consumer because there are vast disparities among the rural consumers of India। हम ऐसा नहीं मान सकते कि सबके सब सारे के सारे गांव के कंज्यूमर एक जैसे होते हैं, क्योंकि उसमें भी अलग अलग भिन्नता है, डिफरेंसेस है। सो इट इज सेड दैट देर आर मेनी रूरल इंडियंस विद इन रूरल इंडिया, देर इज अ वास्ट डिस्पैरिटी इन द सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ रूरल कंज्यूमर्स। तो इसमें डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, फर्क बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो स्कैटर लॉट लिविंग इन विलेज इज दैट वेरी
वेरी का मतलब बदलना, चेंज होना, डिफरेंट होना। वाइडली इन पॉपुलेशन साइज इन इंडिया, रूरल कंज्यूमर्स पॉपुलेशन 6 लाख गांव है इंडिया में। तो इसी तरह से ये जो पॉपुलेशन साइज है ना, वो भी अलग अलग है। कुछ गांव के अंदर 200 है लोग, तो कुछ गांव के अंदर 5,000 से भी ज़्यादा लोग हैं। हेट्रोजीनियस लोट, हेट्रोजीनियस यानी अलग। रूरल कंज्यूमर सब तरह से अलग है। वास्ट डिफरेंस इन डेमोग्राफिक यानी पॉपुलेशन के हिसाब से देखो, सोसाइटी और कल्चर के हिसाब से देखो, और रूरल कंज्यूमर के दूसरे इन्वायरमेंट के हिसाब से देखो, तो सब अलग अलग है। दिस इज बिकॉज का डिफरेंस इन साइज ऑफ विलेज। जैसे 200 लोगों का गांव होगा तो इसमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे वो अलग अलग होगा। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो की जाती है, कुछ गांव के अंदर खेती की जाती है, कुछ गांव के अंदर दूसरी मजदूरी की जाती हो। मिक्स्ड पिक्चर इन इनकम and in socio-economic position. The rural consumers present a mixed picture in income of and socio-economic position. In India, there is a large inequality in the income of rural consumers. एक जगह पे पर कैपिटा इनकम यानी परचेसिंग पावर 50% जो रूरल कंज्यूमर्स है ना, रूरल कंज्यूमर्स में से 50% से ज़्यादा लोगों की परचेसिंग पावर बहुत कम है, यानी उनके पास खरीदने की ताकत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रूरल यानी गांव के अंदर होने के बावजूद अच्छी खासी इनकम कमा लेते हैं और वो रिच कंज्यूमर हैं। वो लोग प्लाज्मा टीवी यानी एलसीडी एलईडी टीवी जैसे टीवीज खरीद पाते हैं, बड़े खर्चे कर पाते हैं। एज मिक्स 25% जो कस्टमर्स हैं वो 20 से 35 साल के बीच के हैं, 20 to 35 years बिटवीन। एंड अनदर 25 years परसेंटेज जो है वो 5 to 14 years की ग्रुप के अंदर है। तो मतलब ये हुआ कि हाफ पॉपुलेशन यंग है, बिलो 20 years ऑफ एज मान सकते हो अपने, उनका एवरेज अगर निकाले तो 20 साल तक का होता है। नाउ एरिया वाइज वेरिएशन इन इकोनॉमिक पोजीशन, इकोनॉमिक condition of rural consumers is different in different regions and different states. For example, farmer in Punjab is much more progressive than that in Rajasthan. पंजाब का खेडूत बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो, प्रोग्रेसिव भी है, यानी मतलब वो समझता भी है किस तरह से खेती बाड़ी करनी है, वो उसको नॉलेज भी है। और इसी तरह से फार्मर केरला के अंदर वो एजुकेटेड ज़्यादा है बिहार के फार्मर की कंपैरिजन में। अब ऑक्यूपेशन, फॉर्मली एग्रीकल्चर अकेला ऑक्यूपेशन था ज़्यादातर रूरल इंडिया के अंदर, लेकिन नाउ मोर देन 35% रूरल पीपल आर एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, जिसमें ट्रेडिंग, क्राफ्ट, जॉब्स लाइक प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक वर्क, ये सब इसके अंदर आ जाता है। तो यानी मतलब अब गांव के अंदर सिर्फ एक ऑक्यूपेशन यानी खेती नहीं रही है, उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें की जाती है। तो फर्दर देर आर लार्ज नंबर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स, सरकारी नौकरी करने वाले, प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स, वहाँ के क्लिनिक्स में हॉस्पिटल्स में काम करने वाले टीचर्स भी गांव के अंदर होते हैं। न्यू इनकम जनरेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अदर sectors. In 1970, there has been remarkable increase in income of farmers due to green revolution. अब ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद लोगों की इनकम, फार्मर्स की इनकम बहुत बढ़ी। वाइट रिवॉल्यूशन आया बाद में, यानी ऑपरेशन फ्लड, दूध श्वेत क्रांति जिसको बोलते हैं, ये अमूल के आने के बाद आया। और ब्लू रिवॉल्यूशन यानी फिश के ज़्यादा फिश पैदा कर पाए इसके लिए क्रांति। एंड फर्दर income of rural people has increased due to infrastructure development in rural areas, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट यानी मार्खागत सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, पानी मिल जाए बराबर से, इन सब से डेवलपमेंट होता है। हेट्रोजिनिटी इन लिटरेसी रेट, अब लिटरेसी रेट भी अलग अलग है। कुछ जगह पे 28%, यानी टोटल अगर जनरली देखा जाए तो एवरेज लिटरेसी रेट 28% है गांव वालों का, और जो सिटी में रहने वाले लोगों का है वो 55% है। जो उसमें भी अगर हम बात करें, लिटरेट पीपल इज मोर इन रूरल एरियाज एंड इन अर्बन एरियाज देन इन अर्बन एरिया। इसका मतलब 28% लिटरेट है, फिर भी नंबर में देखने जाए तो वो सिटी वालों से ज़्यादा है, क्योंकि 6 लाख गांव के लोग हैं। फर्दर द नंबर ऑफ रूरल लिटरेट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, पर इसमें भी वेरिएशन है। जैसे केरला में 80% लिटरेसी है, तो इसके सामने बिहार में 15% खाली। उसके बाद एटीट्यूड्स इन लाइफस्टाइल, तो रूरल कंज्यूमर की लाइफस्टाइल और एटीट्यूड बदलते रहते हैं।
कारण उसके पीछे एक तो इनकम बढ़ रही है उनकी, एजुकेशन बढ़ रहा है, और मार्केटर्स वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। इंक्रीज इन मीडिया रीच यानी टीवी, ग्रोइंग इंटरेक्शन विद अर्बन पीपल, जो सिटी के लोग हैं उसके साथ में इंटरेक्शन बढ़ता है, मेल जोल बढ़ता है। नाउ द रूरल डिमांड, फॉलोइंग आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल डिमांड और रूरल मार्केट। एग्रीगेट साइज ऑफ रूरल मार्केट और रूरल डिमांड, इसमें देखो 2005, 15 और 25 ये प्रोजेक्शंस है सब। तो एग्रीगेट रूरल कंजम्पशन 9,688 बिलियन रुपीस में था, अब 26,383। इसी तरह से हाउस होल्ड प्रोडक्ट पे कितना खर्च करते थे, तो एनुअल स्पेंडिंग 281 बिलियंस का अभी 659 बिलियंस का हो जाएगा ऐसा माना जाता है। ये मैकिंसी की रिपोर्ट है। लार्ज मार्केट शेयर, the share of the rural market is very large in the consumption of various products such as packaged tea, packed tea, washing powders, soap, shampoo, toothpaste and cosmetic। ये जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है जो हर रोज घर में इस्तेमाल की जाती है, उसका सबसे बड़ा मार्केट गांव के अंदर है। स्टेडी ग्रोथ एंड शिफ्ट इन कंपोजिशन, द साइज ऑफ कंज्यूमर मार्केट इज रैपिडली ग्रोइंग इन रूरल एरिया इंडिया। Recently, many new products have entered in the consumption pattern of rural consumers। तो अलग अलग चीज़ें अब यूज़ करना लोगों ने शुरू किया है। मॉडर्न प्रोडक्ट्स को वो लोग यूज़ करते हैं, तो इससे भी गांव के अंदर बहुत सारे नए प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स अपनी प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं। ये जो डिस्कस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रूरल बाइंग बिहेवियर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंज्यूमर गांव के अंदर क्या सोचता है खरीदने से पहले, ये आता है यहाँ पे। लोकेशन एंड एक्सपोजर टू अर्बन लाइफस्टाइल, सबसे पहले तो देखा देखी अर्बन लाइफस्टाइल की। अगर जो गांव की बात करें, जो गांव सिटी एरिया से ज़्यादा नज़दीक है, जो ज़्यादा अर्बन लोगों के कांटेक्ट में आते हैं लोग, वो लोग ज़्यादातर सिटी एरिया की जो डिमांड्स है उसको फॉलो करते हैं। फिर सिचुएशन इन द कंज्यूमर कंज्यूम्स, द सिचुएशन ऑफ कंजम्पशन इज डिफरेंट। रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों में अलग अलग है, इसीलिए बाइंग बिहेवियर भी अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, रूरल एरिया में फूड आर कुकड इन ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे पकाया जाता है, तो प्रेशर कुकर जो गांव के अंदर होता है उसके दोनों साइड पे हैंडल होता है जिससे उठाने में आसान रहे। सिमिलरली देर इज यूज ऑफ अनट्रीटेड वाटर फॉर वॉशिंग क्लोथ्स इन रूरल एरियाज। तो इससे ऐसे डिटर्जेंट्स आए कि जो डिटर्जेंट्स इवन हार्ड वाटर के अंदर भी अच्छा खासा, यानी उसके अंदर अपने बोले ना फॉर्म हो जाए। उसके बाद में अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, जिससे ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह की बात करें वो नहीं होते। फर्दर इट इंक्रीजेज डिमांड फॉर ड्राई सेल्स एंड बैटरी ऑपरेटेड डिवाइसेस बाय रूरल कंज्यूमर्स। ड्राई सेल्स यानी मतलब जो सेल आते हैं ना, पेंसिल सेल, उसकी बात कर रहे हैं, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। द प्लेस फॉर ऑफ परचेज, बाइंग बिहेवियर ऑफ द रूरल कंज्यूमर्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्लेस और लोकेशन फ्रॉम वेयर दे मेक परचेजेस। कहाँ से आप खरीदारी करते हो उस पर भी डिपेंड करता है। सम बायर्स बाय फ्रॉम विलेज शॉप्स, वो गांव के किसी जगह से खरीद लेते हैं। सम फ्रॉम हाट्स और मेलाट्स, हाट बोला जाता है, हाट यानी जो छोटी सी दुकान लगा के बैठते हैं मेला के अंदर वो। एंड सम नियर बाई टाउन्स, इवन द सेम पर्सन में बाय डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। तो एक ही इंसान है लेकिन अलग अलग जगह से खरीदता है। द इन्फ्लुएंस रोल, बाइंग बिहेवियर रूरल कंज्यूमर का ज़्यादातर अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और को वर्कर्स उनके ऊपर डिपेंड करता है। फिर इन्फ्लुएंस बाय यंगस्टर्स इन द फैमिली, जो कॉलेज में जाने वाले बच्चे होते हैं उनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है रूरल कंज्यूमर्स के ऊपर। इन्फ्लुएंस बाय बहूज, बहू यानी डॉटर इन लॉ, व्हेन डॉटर्स इन लॉज आर going coming from towns and cities, they are open to change, they develop new buying habits in rural homes। जैसे पहले टूथपेस्ट यूज करना समझाए, शैम्पू, कॉस्मेटिक, ये सब गांव के अंदर गया कैसे, ये सिटीज से गया। और इसमें जो गांव के अंदर जो लड़कियां दो तरह से होती है, लड़कियां जो गांव से शहरों में ब्याही जाती है, यानी जिनकी शादियां शहरों में होती है, वो जब वापस गांव के अंदर लौटती है अपने मायके के अंदर, तो ये नई नई चीज़ें गांव वालों को सिखाती है।
Influence of village community. The buying behavior of rural consumers are also influenced by the decision of village community और द लीडर्स, जैसे सरपंच और प्रधान, वो जैसे काम करेंगे वो वैसे ही, वो जो बोलेंगे वैसे काम किए जाते हैं। मार्केटर्स एफर्ट्स टू रीच द रूरल मार्केट, और कई बार जो मार्केटर यानी बेचने वाला है वो भी गांव के अंदर अलग अलग स्कीम्स लेके जाता है। मेनी कॉर्पोरेट हैव डन एफर्ट्स टू डेवलप अ मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट्स इन द रूरल एरियाज, तो ये भी रूरल एरियाज के अंदर मार्केटिंग करने के लिए लोग जाते हैं। तो ये तुम्हारा सेकंड पोर्शन कंप्लीट हुआ। इसके साथ में अपना ये पूरा यूनिट कंप्लीट होता है।